गुड मॉर्निंग भाई। राहुल, होशियार, दीपक, हुड्डा, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, है ना। तो आज की चलो भाई, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। संकित कुमार, होशियार, चलो भाई आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट इसका मतलब होता है जितेश, हैप्पी, संकित। देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट यानी इसका मतलब है कि हमें सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। यानी जो हमने सारणिक पढ़ी है वो सारणिक हमारे काम कहाँ आती है भाई। हमने सारणिक पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है और इस सारणिक का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट यानी सारणिक का अनुप्रयोग। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सारणिक का अनुप्रयोग। यानी जो आपने सारणिक पढ़ी थी उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हो, उसका उपयोग कहाँ कर सकते हो भाई। तो सारणिक का अनुप्रयोग, सारणिक का अनुप्रयोग, सारणिक का अनुप्रयोग ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना भाई, सारणिक का अनुप्रयोग कहाँ काम आएगा देखना भाई। देखो सारणिक का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, अब ध्यान देना। इसके अंदर पहला अनुप्रयोग है यानी सारणिक का कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो पहला यूज रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका मतलब है सारणिक से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो भाई। एरिया ऑफ ट्राइएंगल भाई, यानी यहां मैं लिख भी देता हूं एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भाई। तो देखना भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखते हैं। कोई भी तीन बिंदु आ जाए, अमन शर्मा कह रहा है कि सर ये दो तीन लोग एक ही बात को बार बार क्यों लिखते हैं। भाई देखो बार बार मत लिखो। सभी को गुड मॉर्निंग। दीपक मेरे भाई गुड मॉर्निंग, है ना। मैं सबके कमेंट में देख लेता हूँ और सबको गुड मॉर्निंग है भाई, है ना। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत काम आएगी, आपके हर क्षेत्र में काम आएगी। तो ये चीज तो आप सीख लो। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट यानी सारणिक का अनुप्रयोग कहाँ पे करेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। समीर भाई गुड मॉर्निंग। देखो अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई ट्रायंगल है भाई, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ। अब इनके मैंने पॉइंट अपनी मर्जी से लिख दिए। मान लीजिए इसका पॉइंट है x1 y1 यानी इसका शीर्ष x1 y1, इसके शीर्ष को मैं लिख देता हूँ x2 y2 और यहाँ लिख देता हूँ मैं x3 y3। वर्टिकल में है ना, शीर्ष बिंदु। वर्टिकल पॉइंट हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमारे वर्टिकल पॉइंट है, शीर्ष बिंदु है भाई। अब हमें करना क्या है, मैंने कहा कि आपके पास तीन बिंदु है और आपको सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमें डिटरमाइनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना पड़ेगा भाई। क्या फॉर्मूला है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं डेल्टा से लिख देता हूं। डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी डेल्टा का मतलब आपने क्या पढ़ा था भाई, इसी डेल्टा का मतलब पढ़ा था सारणिक का मान ज्ञात करना।
ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। देखो आपने ये पढ़ा था ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वहीं से देखो 1/2 और जो आधार गुणा ऊंचाई है उसकी जगह आपको एक डिटरमाइनेंट यूज करनी है। क्या यूज करनी है? डिटरमाइनेंट यूज करनी है भाई। और डिटरमाइनेंट में क्या लिखोगे? यहां लिखोगे x1 y1, यानी पॉइंट लिखने। पॉइंट कैसे लिखोगे? कॉलम के अंदर लिखना। ये x1 y1, तो नीचे लिखोगे x2 y2, फिर नीचे लिखोगे x3 y3। इसका मतलब जो x के पॉइंट है, जो x के जो वर्टिकल है पॉइंट है हमारे पास x1 x2 x3, इनको एक कॉलम के रूप में लिखना है। y के जो पॉइंट है इनको एक कॉलम के रूप में लिखना। सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो डिटरमाइनेंट है सारणिक है, या तो वो 2 गुणा 2 की होगी, यानी उसमें 2 पंक्ति 2 कॉलम होंगे, या फिर 3 गुणा 3 की होगी। सर यहाँ तो देखो पंक्ति तो आपने कर दी 1 2 3, लेकिन कॉलम तो 2 ही हुई है भाई। बिल्कुल गलत है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 1 और 1 लिखना पड़ेगा भाई, यानी तीसरा कॉलम अपनी तरफ से लेके आना पड़ेगा, और अपनी तरफ से जो कॉलम रहेगा वो रहेगा 1 1 1। ये याद रखना भाई, ठीक है। और यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर जो सारणिक का मान हमने निकाला था वो प्लस में भी आता है और वो माइनस में भी आता है। तो सर अगर माइनस आ गया तो आपको याद रखना है कि क्या नोट करना है कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सारणिक का चिन्ह नहीं लोगे, सिर्फ संख्यात्मक मान लोगे। क्या लोगे? संख्यात्मक मान। अगर माइनस आ जाता है तो मोड़ लगा के उसको प्लस कर देना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। या तो क्षेत्रफल 0 होगा या फिर प्लस में होगा, नेगेटिव क्षेत्रफल कभी नहीं होता है, ठीक है। तो नोट में क्या कि सारणिक का केवल संख्यात्मक मान लिया जाता है, यानी ओनली संख्यात्मक मान लिया जाता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको नेगेटिव को हटा के सिर्फ प्लस लेना है। ये भी मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। नीचे मैं नोट करके ये भी लिख देता हूं, सेकेंड लाइन, क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता, कभी नेगेटिव या मैं कह सकता हूं ऋणात्मक नहीं होता। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है भाई। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है भाई। क्या? सारणिक का अनुप्रयोग टॉपिक डालेंगे, उसके अंदर लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाओगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तीसरा कॉलम रहेगा 1 1 1 रहेगा भाई। नोट, सारणिक का केवल संख्यात्मक मान लिया जाएगा, यानी सारणिक का मान संख्यात्मक का मतलब है कि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा जाएगा हमें। और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो पहला यूज हमने पढ़ लिया कि सारणिक का पहला अनुप्रयोग, यानी सारणिक का सबसे पहला उपयोग हमने पढ़ा कि सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है यदि त्रिभुज के वर्टिकल यानी शीर्ष दिए गए हों, ठीक है। चलो अब दूसरा यहीं लिख देता हूं। दूसरा देखो, दूसरा कहां पे यूज करोगे? दूसरा करोगे अगर आपके पास कोई बिंदु दिए जाएं, उनको संरेख ज्ञात करने में। तीन बिंदु संरेख के लिए, 3 बिंदु
बिंदु ये संरेख है या फिर नहीं है। संरेख का मतलब क्या है? कोलिनियर, है ना। पुअर सिग्नल आ जाता है भाई। अरे वीडियो सही चल रही है ना? सोनू कुमार सर, दीपक सर इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते सर? कमल कुमार सर, आवाज सही नहीं आ रही। अमन शर्मा, यस सर। अरे आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ये बताओ, आवाज सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सर अब तो सही पहले चली गई थी भाई, बीच में ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण चली जाती है। सर आ रही है, ठीक है। चलो देखो, सारणिक का केवल संख्यात्मक मान यहां तक हो गया। अब देखो, 3 बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब है कोलिनियर, यानी एक ही रेखा के अंदर, ठीक है भाई। संरेख में जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दे, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख एक ही लाइन में होना, ठीक है। चलो, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक आपके पास एक लाइन के ऊपर पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये तीसरा पॉइंट है x3 y3। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर है, और जब 3 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, या 2 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, या 4 बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, तो एक ही रेखा के सभी बिंदुओं को हम संरेख बोलते हैं भाई। तो देखो ये सारे संरेख है ना, 3 बिंदु संरेख हैं। ये लो भाई, तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर है। तो इसका भी सारणिक की सहायता से पता लगा सकते हैं कि जो 3 बिंदु हैं ये संरेख हैं या फिर नहीं है। सर कैसे? देख लो, मेरे को एक बात बताओ, इनसे कोई त्रिभुज बनेगा? सर इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर से नेट, अब भाई क्या करें? एक बार और ट्राई कर लेता हूं मैं, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है तो। देखते हैं भाई। सर वॉइस इज गायब। भाई क्या करें तो बताओ। अब तो आ रही है कि कभी कभी चली जाती है, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, है ना। चलो तो देखो, कहाँ पढ़ रहे थे हम? 3 बिंदु संरेख हैं यानी कोलिनियर हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन है? एक बात बताओ, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो एक बात तो सर फिक्स है कि उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर बताओ ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो क्या इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? सर नहीं बना सकते। अगर 3 बिंदु संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सर इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक मान लीजिए हल्का सा भी थोड़ा विचलित है या ऊपर नीचे है, तो इनसे हम आसानी से ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो बना सकते हैं ना। लेकिन एक बात फिक्स हो गई, यदि सर एक ही लाइन के अंदर है तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो बताओ, अगर ऐसा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, ऐसा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, लेकिन एक ही रेखा के अंदर है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। समझ गए? इसका मतलब यदि 3 बिंदु संरेख है तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आएगा। यदि 3 बिंदु संरेख नहीं है तो ट्रायंगल बन जाएगा, यदि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा भाई।
क्या आएगा? 0 आएगा भाई। आ गया सर समझ में कि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, या मैं कह सकता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ये रहा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और बराबर क्या लिख दूं? बराबर लिख दूं सर 0। बताओ अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज बनेगा नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा सर, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो सर 1/2 x1 y1 इसके बराबर 0 रख दो। इसका मतलब इस 1/2 को इस 0 के तरफ भेजूंगा तो 0 के बटा में 1/2 लिखोगे तो बताओ इधर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से मिटा दूं सर, यहाँ से मिटा दूं। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई? ये कंडीशन हो गई संरेख के लिए भाई। किसके लिए हो गई? संरेख के लिए। तो क्या याद रखना है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इनका मान निकालने पर इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि सर वो क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 को उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, फिर नेक्स्ट यूज क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बताओ एक बार फटाफट। यस सर, हेमंत यादव। देखो मैं एक तो बहुत स्लो लिखवाता हूँ, मेरा कारण यही है कि आप नोटबुक अपने पास रखा करो। जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो थोड़ा घना समझ के उसके बाद नोट भी कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन आप बाद में कर लो, लेकिन जो मैं डिटेल लिखवा रहा हूँ जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये लिख लो। क्वेश्चन है वो तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा घना नहीं आएगा तो घर पे एक बार ट्राई कर लो। अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा यानी सारणिक का तीसरा अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट नंबर 3 क्या है? लाइनर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण ज्ञात करना। मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, दो बिंदु के लिए दो बिंदु के लिए रेखिक समीकरण ज्ञात करना। रेखिक समीकरण का मतलब क्या है भाई? लाइनर इक्वेशन है ना, लाइनर इक्वेशन ज्ञात करना। इसका मतलब है कि यदि आपके पास दो बिंदु आ जाए, अगर आपके पास दो बिंदु है तो आप उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। रेखीय समीकरण का मतलब है रेखा। मैं यहाँ रेखा का समीकरण भी लिख सकता हूँ। रेखीय की जगह यदि आप कहो तो रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु के लिए रेखा का समीकरण ज्ञात करना। लाइन जापान इंडस्ट्रीज में चली गई है भाई, है ना। देखो यहां से ऐसे जाके फिर देखो किधर जापान की तरफ चली गई है। तो एक बार इसको मैं सही लिख देता हूं। दो बिंदु के लिए रेखा का समीकरण ज्ञात करना। रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, अगर आपके पास दो बिंदु हैं और आपको कहा जाए कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मान लीजिए ये हमारी कोई रेखा है ना, इसके ऊपर दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2, और आपको पता होना चाहिए कि रेखा इधर भी चलेगी और रेखा इधर भी चलेगी। दोनों साइड रेखा चलती है भाई, है ना। एक बिंदु x1 y1, एक बिंदु x2 y2। तो एक बार तो मैं आपको 11th में लेके चलता हूं कि 11th में क्या पढ़ा था। 11th में ये पढ़ा था कि यदि आप
आपके पास दो बिंदु आ जाएं तो दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? सर दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण हम निकालेंगे, सर ये पढ़ा था हमने, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। 11th क्लास में बताओ ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर आपके पास दो बिंदु आ जाए तो रेखा की ढाल को कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। एक बार बताओ कि ये फॉर्मूला 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा था ना। तो ये हमने पढ़ा था 11th में, अगर दो बिंदु आ जाएं तो रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे। अब 12th में पढ़ो। 12th में क्या पढ़ोगे? 12th में पढ़ना है कि सारणिक की सहायता से रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अब सारणिक की सहायता से सर कैसे? एक सारणिक बनाओगे, लो सर बना दी सारणिक। यहां सिर्फ आपको लिखना है एक्स वाई। क्या लिखना है? एक्स वाई। नीचे वही रहेगा x1 y1, यानी ये बिंदु x1 y1, दूसरा आ जाएगा x2 y2, और थर्ड कॉलम को पूरा करने के लिए यहां रहेगा 1 1 1 और इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 भाई। ठीक है, इसका आप प्रयोग करोगे भाई। अगर आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो रेखा का समीकरण के लिए एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 1 1 1, ठीक है, बराबर में 0 रखोगे, समीकरण को सोल्व करोगे, यानी ठीक है भाई। x रितेश के याद है भाई, x1 y1 x2 y2 1 1 1, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तीन चीज पढ़ी है, सारणिक का प्रयोग में तीन चीज पढ़ी है। एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। दूसरा, संरेख के लिए, संरेख का मतलब है कोलिनियर, है ना, संरेख कोलिनियर लिख भी देता हूं मैं, कोलिनियर संरेख। संरेख के लिए क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। या तो ये लिख दो, या लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और बराबर में क्या लिखोगे? 0। यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 0। 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1/2 को जब इधर भेजोगे तो 0 के भाग में कोई नंबर आता है तो 0 ही होने वाला है भाई। सर ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा, अभी हमने पढ़ा था कि यदि रेखा का समीकरण निकालना हो, तो रेखा का समीकरण, तो अगर बात करें हम समीकरण, तो समीकरण के लिए अभी तो पढ़ाई है सर यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। सिर्फ अंतर क्या है कि जो x1 y1 की जगह ओनली एक्स वाई लिख दो। एक्स वाई कोई बिंदु नहीं है, एक्स वाई अपनी तरफ से, क्योंकि रेखा का समीकरण निकालते हैं तो x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का ही तो रेखा का समीकरण होता है। रेखा के समीकरण में वेरिएबल तो मिलेंगे ना भाई, चर तो मिलेगा ही। अच्छा, एक्स वाई बाकी वही दो बिंदु x1 y1 x2 y2 1 1 1 और इज इक्वल टू क्या रखोगे? तीन जगह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये चाहता हूं कि जो ये है हमारे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट, यानी जो हमारी सारणिक है उसका अनुप्रयोग, जो मैं लिखवा रहा हूं वो अभी याद हो जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये था, कोलिनियर संरेख का ये था, समीकरण के लिए ये था। तो समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा भाई। अब देखो आगे चलते हैं, और क्या पढ़ना हमें इसमें। अब हमें क्या पढ़ना है? देखो, अब हमें पढ़ना है लाइनर इक्वेशन।
लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन का मतलब क्या है? रैखिक समीकरण। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ लिया अब तक। अब हम पढ़ेंगे लाइनर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण को हल करना, इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइनर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लाइनर इक्वेशन। अच्छा, हल करने का मतलब मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि हल करने का मतलब होता है किसी की वैल्यू निकालना। जैसे कोई समीकरण दी गई है x + 2y + 3 = 0। एक और समीकरण दे दी, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, सोल्व कीजिए। इसका मतलब है कि वहां आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि हल करना, हल करने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ वेरिएबल यानी चर मिलेगी। चर का मतलब x मिल सकता है, y मिल सकता है, z मिल सकता है। हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। ठीक है, चलो सर देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। चलो, अब आपके पास देखो, इसके अंदर दो रूल पढ़ेंगे हम। एक रूल तो पढ़ेंगे क्रेमर नियम, एक तो क्या पढ़ेंगे हम? क्रेमर नियम यानी क्रेमर रूल। और एक हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड यानी अवयव सिद्धांत या मैट्रिक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहला तरीका, पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं क्रेमर नियम। इस क्रेमर नियम, इससे एग्जाम में सवाल आया हुआ है। जो क्रेमर नियम है इससे एग्जाम में लगातार सवाल आ रहा है। 3 नंबर का सवाल आ रहा है, बिल्कुल इजी सवाल आता है भाई। क्रेमर नियम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। रैखिक समीकरण देता है और कहता है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए, और स्पष्ट लिख के देगा। अगर वो कुछ नहीं लिख के देता है तो अपनी मर्जी से आप कैसे लिखो, लेकिन यदि वो लिख के देता है कि क्रेमर रूल से करना है तो याद रखना फिर क्रेमर रूल से ही करना है। यदि आपको लिख के देता है कि अवयव सिद्धांत से करना है, मैट्रिक्स प्रिंसिपल से करना है, तो फिर आपको मैट्रिक्स प्रिंसिपल या मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। 2 मेथड है, एग्जाम में स्पष्ट लिख के देता है कि आपको क्रेमर नियम की सहायता से हल करना है या अवयव सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करना है। तो एक तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में लिख के देगा तो आपको उसी तरीके से करना, नहीं लिख के देता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हो। क्रेमर नियम देखो क्या है। पहले मैं बात कर लेता हूं 2 × 2 के लिए। 2 × 2 का मतलब है 2 × 2 के लिए, यानी जिसके अंदर 2 ही वेरिएबल होंगी, एक x होगा एक y होगा। फिर हम पढ़ेंगे 3 के लिए। 3 का मतलब जिसमें 3 वेरिएबल होंगी, x y z। चलो, 2/2 के लिए एग्जाम में लगातार सवाल आ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है a1x + b1y = मान लीजिए c है। ठीक है, फिर एक दूसरी समीकरण है a2x + b2y = यहां c1 था तो यहां मान लीजिए c2। 2 समीकरण है। किस टाइप की समीकरण होंगी? चलो इसके साथ मैं जस्ट एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास है x + 2y = 4, 2 ठीक है। उसके बाद 2x + 4y = 8। मान लीजिए हमारे पास ये है, तो ये थोड़ा सा तो सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। = हम लिख देते हैं, मान लीजिए 7 है, या फिर लिख दिया हमने 2 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी 2 समीकरण हमें दी जाएंगी। मान लीजिए ये समीकरण आपको एग्जाम में दिया गया है। ये समीकरण हमारे पास है C1 C2। C1 C2 यहाँ कांस्टेंट है, यानी इस प्रकार के अचर है।
दो चर राशि हैं। चर राशि कौन कौन सी है? एक्स वाई, एक्स वाई, दो चर राशि हैं जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसको क्रेमर नियम की सहायता से सरल करना है। हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेम करके कैंसिल करके हम आंसर निकाल देते थे, एक्स वाई का मान हम निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे भी एक्स वाई का मान ही निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि क्रेमर नियम की सहायता से निकालना है। क्रेमर नियम तो सर पता ही नहीं है, चलो अभी पता लग जाएगा। क्रेमर नियम क्या कहता है कि x है वो बराबर होगा डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा। डेल्टा एक सारणिक है, डेल्टा क्या है? सारणिक का मान। डेल्टा 1 भी एक सारणिक का मान है, डेल्टा भी एक सारणिक का मान है। y किसके बराबर हो जाएगा सर? y हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। ये चीज आपको याद रखनी है सर, इतनी तो याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आप तो हो जाएंगे याद, बिल्कुल हो जाएंगे। देखो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा। डेल्टा सारणिक का मान पहले मैं बता चुका हूं, y भी डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, ठीक है। सर क्या करना है भैया? सर ये डेल्टा डेल्टा 1 ये सारणिक का मान है, तो सारणिक तो हमारे पास है ही नहीं ना। सारणिक का मान तो तब निकालेंगे ना तब सारणिक होगी, तो सारणिक बनाना ही तो हमें सीखना है। तो देखो सीखो, क्या सीखना है? सबसे पहले डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का मान निकालना है तो आपके पास 3 समीकरण होनी चाहिए, सॉरी समीकरण नहीं, 3 सारणिक होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो डेल्टा, एक डेल्टा 1 और एक डेल्टा 2। मतलब आपके पास 3 सारणिक होनी चाहिए भाई, 3 सारणिक होनी चाहिए। देखते हैं, तो डेल्टा की यदि बात करें तो डेल्टा एक सारणिक रहेगी। क्या रहेगी सारणिक? अभी समझ लो, कुछ नहीं करना आपको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई के गुणांक। एक्स वाई के गुणांक सर, x का गुणांक a1 b1, कुछ नहीं करना, इधर ध्यान मत दो। a1 b1, लो भाई a1 b1, a2 b2, लो भाई a2 b2। डेल्टा का मान, डेल्टा का मान क्या है? एक्स वाई के गुणांकों की सारणिक को डेल्टा से लिखते हैं भाई। ये लो भाई, डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2। हो गया सर, ठीक है सर, समझ में भी आ गया कि डेल्टा कैसे निकालनी है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसके लिए डेल्टा बता दो क्या है। लो सर, इसके लिए डेल्टा लो, बताओ भाई इसके लिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा? सर x का गुणांक और y का गुणांक ही तो लिखना है। सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 2, सर 1 2 2, इधर कितना? 1, सर यहाँ 2, सर यहाँ 1, सर ये मान है, ये डेल्टा का मान आया समझ में? ये तो हो गया डेल्टा का मान, सभी में ऐसा ही होगा। अच्छा फिर सर डेल्टा 1 क्या होगी? तो सीख लो भाई। देखो x के अंदर डेल्टा 1 आ रहा है ना, अरे x के अंदर डेल्टा 1 आ रहा है, तो देखो x के जो गुणांक हैं a1 और b1, x के जो गुणांक हैं a1 b1, इसकी जगह आपको c1 और c2 लिखना है। क्या लिखना है? c1 c2, बाकी b1 b2 ही रहेगा। सर क्या कर दिया, ये तो समझ में नहीं आया। आप तो इस सारणिक को पकड़ लो भाई। जब डेल्टा 1 की बात करें तो इस लाइन को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, और इस कॉलम की जगह आपको अचर लिखना है c1 c2। और जब डेल्टा 2 की बात करेगा तो इस लाइन को हटा दो और इसकी जगह क्या लिखना है? c1 c2। सर डेल्टा 2 क्या आ जाएगा? लो अभी समझ में आ गया। डेल्टा 2 में आपको b1 b2 को हटाना है। डेल्टा 2 में y आ रहा है, यानी y का मान निकालने के लिए डेल्टा 2 काम आ रहा है, तो y के जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इनको हमें यूज नहीं करना है। सर नहीं करना है तो देखो क्या आ जाएगा,
A1 A2 C1 C2। अभी समझ जाओगे, 1 मिनट रुक जाओ बस आप, 1 2 2 1 मिनट, अभी समझ जाओगे आप। देखो आपको डेल्टा निकालना है सबसे पहले। सर डेल्टा कैसे निकालें? बिल्कुल सिंपल सा है। डेल्टा के लिए A1 B1 A2 B2 यानी कोफिशिएंट किसके किसके गुणांक? एक्स वाई के गुणांक सर लिख देंगे। अब इसी से डेल्टा 1 निकालना है और इसी से डेल्टा 2 निकालना है। क्या करना है? डेल्टा 1 में तो A1 A2 यानी इस लाइन को हटाकर, इस कॉलम को हटा के इसकी जगह C1 C2 लिखना है। सर हो गया, इस A1 A2 की जगह C1 C2, बाकी B1 B2 था, B1 B2 मैंने लिख दिया। हो गया सर डेल्टा 1। अच्छा डेल्टा 2 में क्या करना है? इस B1 के कॉलम को हटाकर, इस कॉलम को हटा करके इसकी जगह C1 C2 लिखना है। तो ये तो सेम रहेगा ना, ये लो A1 A2 B1 B2 की जगह C1 C2 हो गया। लो आ जाओ इस एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल समझ लो, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। डेल्टा आ गया? सर बिल्कुल आ गया। 1 2 2 1 एक्स वाई के जो गुणांक हैं वो लिख देंगे तो सर डेल्टा का मान आ गया। हो गया सर ये तो। आगे चलो इसका मान भी निकाल दो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -4 यानी -3 आ गया। कितना आ गया? -3 आ गया भाई। चलो तो अब डेल्टा 1 निकाल देते हैं। क्या बताया था डेल्टा 1 में? डेल्टा 1 में ये बताया था कि ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट कॉलम है, इसको हटाओ और इसकी जगह अचर है वो लिख दो, यानी C1 C2। तो बताओ इस 1 2 इसको हटाना है, इस 1 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4 2 आ जाएगा। 4 यहाँ 2, तो ये तो सेम रहेगा ना, 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 -4 सर ये तो 0 आ गया। चलो सर आगे डेल्टा 2। सर डेल्टा 2 बताओ रे, क्या बताया था डेल्टा 2 में? अरे सिर्फ आप तो डेल्टा को पकड़ के रखो। डेल्टा 1 में इसकी जगह ये लिखना है, डेल्टा 2 में B1 B2 की जगह C1 C2 लिखना है। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई बिल्कुल आ गया होगा। डेल्टा 1 2 2 1 इनके गुणांक लेने हैं। सर वॉइस इज लॉस्ट। अब तो आ रही है। देखो कभी कभी ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो वॉइस आ रही है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कर रहा है ये नेट, ये बीच बीच में गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ घूमने चला जाता है। अब ये घूम के आता है तो फिर मैं गायब हो जाता हूँ। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, धीरे धीरे लगे रहो। डेल्टा की वैल्यू आ गई। डेल्टा 1 में इस फर्स्ट कॉलम की जगह इसको उठा के रखना है। डेल्टा 2 के अंदर इस सेकंड कॉलम की जगह इसको उठा के रखना है। अब मेरे को बता दो कि ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? फिर हम मान निकाल देते हैं। सोल्व करना था ना, तो x का मान देखो, x का मान क्या होगा? x का मान है सर डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा। डेल्टा 1 का मान कितना है? डेल्टा 1 का मान है सर 0, 0 बटा में डेल्टा का मान कितना है? डेल्टा का मान सर -3, तो इसका मान तो क्या आ गया? 0। y का मान सर डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, अरे y किसके बराबर है? डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। सर ये हो गया डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा।
सर डेल्टा 2 की वैल्यू है -6, लो भाई -6 अपॉन में डेल्टा का मान है सर -3, ये लो भाई -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ही कट गया सर 2 आंसर आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो x = 0 और y = 2 आ गया। आप चेक कर सकते हो, ये वैल्यू इसके अंदर रख के देख लो, इसका LHS और RHS बराबर आना चाहिए। रख के देखो, x की जगह 0, y की जगह 2, तो 0 2 दूनी 4, इधर भी 4 इधर भी 4, सही है सर। ये 0 हो गया, y की जगह 2, तो 2 इधर भी 2। बताओ संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा में क्या करना है, इनके गुणांक लेना है। डेल्टा 1 में इस फर्स्ट कॉलम की जगह अचर का कॉलम रखना है, डेल्टा 2 में इस सेकंड कॉलम की जगह ये अचर रखना है। बस वैल्यू निकालोगे, x = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y = डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे भाई। अब मैं आगे चल रहा हूँ, देखो। अच्छा, आज फिजिक्स की क्लास में क्या प्रॉब्लम चल रही थी भाई? आज फिजिक्स की क्लास बीच में बंद कर दी, फिर गूगल मीट पे स्टार्ट की, ऐसा क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या? बताओ एक बार। तो क्रेमर नियम पढ़ रहे थे हम। चलो भाई, जी सर। चलो भाई, हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम भाई, उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे, वहाँ स्पीड थोड़ी कम आती है ना। चलो, क्रेमर नियम था ये तो जब आपके पास 2 वेरिएबल केवल x y हो। अगर आपके पास 3 समीकरण हो तो 3 समीकरण के लिए भी सुन लो भाई, क्या है 3 समीकरण? मान लीजिए a1x b1y c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, a3x b3y c3z। मान लीजिए 3 समीकरण है। 3 समीकरण कैसे हैं, एग्जाम्पल भी देख लो। x + y + z = 4, x - y + 2 z = 6, 2x + y + z = मान लीजिए 2 है। 3 समीकरण है। 3 समीकरण को हमें क्रेमर नियम से सोल्व करना, सरल करना, x y z। देखो इसके अंदर 3 मान निकालने पड़ेंगे, किस किस के? एक x का मान, एक y का मान, एक z का मान, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं भाई, है ना। 3 चर राशि हैं, चर राशि 3 है, तो आपको 3 मान निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे भी देखो x y z। तो क्रेमर नियम क्या कहता है? अभी आपने पढ़ा तो था सर, क्या पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा x किसके इक्वल होगा सर? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा के। y किसके इक्वल होगा सर? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा के। बस एक z ही तो नया आया है, तो z भी लिख दो, तो z = क्या आ जाएगा? डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। ये लो, हो गया। ये एक नया आया था z। क्या नया आया था? z आया था एक नया, z = डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। x है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y है डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, z है डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। इसका मतलब फिर से हमें सारणिक लेके आनी पड़ेगी। सर सारणिक कैसे लेके आए? बिल्कुल सिंपल सा है। कितनी सारणिक चाहिए पहले तो इस पर विचार करो। एक तो डेल्टा, एक डेल्टा 1, 2, एक डेल्टा 2, 3,
1 डेल्टा 3 4। इसका मतलब अगर 3 समीकरण है तो आपके पास सारणिक 4 होनी चाहिए। 4 सारणिक निकालनी है और 4 सारणिक देखो कैसे निकालते हैं, फटाफट निकाल देंगे। अभी सीख लो सारणिक बनाना। इधर आ रहा है, चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं डेल्टा। बस आप तो डेल्टा सीख जाओ पहली, यदि आप सीख गए तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये डिपेंड करते हैं डेल्टा के ऊपर। इस डेल्टा के ऊपर डिपेंड करती हैं बाकी सारी। पिछले में क्या पढ़ा था, x और y का गुणांक। अब 3 है तो x y z के गुणांक। x y z के गुणांक कौन कौन से हैं, a1 b1 c1। a1 b1 c1। यहां से क्या आ जाएगा सर, a2 b2 c2। यहां से क्या आ जाएगा सर, a3 b3 सर c3। ये लो, बताओ कहां दिक्कत आ रही है, बताओ कहां दिक्कत आ रही है डेल्टा। सर कोई दिक्कत नहीं है, a1 b1 c1 इनके गुणांक लिखने, कोफिशिएंट लिखने। a2 b2 c2 सर, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अच्छा, इसके लिए मैं आपसे पूछूं, चलो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका ही देख लेते हैं। डेल्टा हो गया, डेल्टा 1 बनाओ सारणिक, थोड़ी सी नीचे बना देता हूं। लो भाई बना दी सारणिक। सिंपल सा, क्या बताया था मैंने पिछले में कि भाई पहले कॉलम को हटाकर जो अचर की लाइन है c1 c2 ही तो लिखा था। अब इसमें देखो अचर की लाइन कौन सी है, अचर की लाइन ये है, कांस्टेंट लाइन। यही तो कॉलम है हमारा d1 d2 d3। इसका मतलब पहले डेल्टा 1 में इसको हटाना है, इसकी जगह d1 d2 d3, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। डेल्टा 2 में इसको हटाना है और डेल्टा 3 में इसको हटाना है। ये लो हो गया। चलो a1 a2 a3 की जगह देखो क्या आएगा, d1 d2 d3, बाकी ये तो सेम रहेंगे ना भाई। भाई डेल्टा 1 में सिर्फ a1 a2 a3 इसको हटाकर d1 d2 d3 लिखना है, तो बाकी सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। हो गया डेल्टा 1। इधर नहीं आएगा, इधर देख लो, डेल्टा 2 देख लो, डेल्टा 2 क्या आएगा, क्या बताया था मैंने। सिर्फ आप तो डेल्टा पे ध्यान रखो, डेल्टा 1 भी इसी से रिलेटेड है, डेल्टा 2 भी, डेल्टा 3 भी। अब क्या करना है कि डेल्टा 2 निकाल रहे हो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम को हटा दो, इसको हटाओ, तो ये कॉलम और ये कॉलम तो सही रहेंगे। यानी यहाँ पे क्या रहेगा, a1 a2 a3 c1 c2 c3। बताओ इस b1 b2 b3 की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3। बस ये लो, d1 d2 d3 हो गया। इसी तरह बात करें हम डेल्टा 3 की, तो सर उसमें क्या होगा भाई, देखो फर्स्ट में तो इसको हटाया, सेकंड डेल्टा 2 में इसको हटाया, थर्ड में इसको हटा दो। जब इसकी जगह d1 d2 d3 लिखोगे तो ये दोनों तो सेम ही तो रहेंगे, तो ये मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सेम रहेंगे। सिर्फ इस c1 c2 c3 की जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3। ये लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा भाई। डेल्टा में क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c। डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम की जगह d1 d2 d3, डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को हटाकर सिर्फ इसकी जगह d1 d2 d3, और डेल्टा 3 के अंदर थर्ड कॉलम को हटाकर इसकी जगह d1 d2 d3 लिखना है भाई। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब एक और बचा है, उसके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो गया।
है ना। तो चलो अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया है क्योंकि एग्जाम्पल तो मैं कल कराने ही वाला हूँ भाई सारा, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं कल कराने वाला हूँ। अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा 1 क्या आएगा, डेल्टा 2 क्या आएगा। क्रेमर नियम खत्म। क्रेमर नियम में सारणी काम में लेते हैं। एक बात सीखिए, सिर्फ इतनी याद रखो फिलहाल कि क्रेमर नियम के अंदर सारणिक काम आती है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स मेथड, नंबर 2 मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। सर मैट्रिक्स मेथड क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत। रेखिक यानी जो रेखिक समीकरण है उनको हल करने के दो मेथड हैं। एक तो है क्रेमर नियम और दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, जिसको हम आव्यूह सिद्धांत बोलते हैं। सर ठीक है, आव्यूह सिद्धांत में क्या है ये भी बता दो। लो भाई, मान लीजिए आपके पास है a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये तो है 2 गुणा 2 के लिए भाई। 2 गुणा 2 का मतलब जिसमें 2 ही वेरिएबल हैं, 2 ही चर राशि है, ठीक है। चलो सर क्या करें तो भाई, लो भाई सीख लो क्या है इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है सर, मैट्रिक्स मेथड में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो ax इज इक्वल टू बी होता है, ax इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है, और x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। सर ये समझ में नहीं आया, कैसे आया समझाओ इसको। लो कैसे आया, क्यों आया समझो। मेरे को एक बात बताना, ये जो समीकरण है ना ये इस रूप में लिखी जाती है। अगर a कोई मैट्रिक्स है, ax कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो बराबर में b कोई भी मैट्रिक्स है। a भी मैट्रिक्स है, यहाँ x भी मैट्रिक्स है और b भी कोई मैट्रिक्स है भाई, याद रखना। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अब एक बात फिक्स हो गई, सर इधर a है तो a इनवर्स इधर होना चाहिए ना, तो सर इधर a इनवर्स लिखो, a इनवर्स फिर a फिर x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स और a इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, I x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सर I का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करोगे तो सर वही मैट्रिक्स आने वाला है, मतलब I को हटा के x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आपको इतनी रामायण कहानी याद नहीं करनी है, आपको तो ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, ये आपको याद होना चाहिए भाई। ax बराबर b, a एक मैट्रिक्स है, x एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है भाई। a मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे यही आपको सीखना है। देखो a मैट्रिक्स कैसे निकालना है, जो आपने डेल्टा का मान निकाला था ना वो ही मैट्रिक्स A का होगा। बस डेल्टा में सारणिक का लगाते हो और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का लगा दो। क्या, इनके गुणांक a1 b1 a2 b2, मिटाओ इनको, हो गया। x
एक्स भी एक मैट्रिक्स है। लो एक्स वाई, एक्स क्या है? एक्स है चर का मैट्रिक्स। लिख भी देता हूं, जो चर राशि होती है, वेरिएबल होती हैं, उनको मैट्रिक्स को एक्स, याद रखना कि इसको कॉलम के रूप में लिखा जाता है। एक्स को ऐसा मत लिख देना, अगर आपने ऐसा लिख दिया ना एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये गलत हो जाएगा। किस में लिखोगे? कॉलम के रूप में। देखो ए एक्स, ए का मल्टीप्लाई एक्स से, और आपको याद हो तो पंक्ति का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जब इसका और इसका गुणा करोगे तो पंक्ति का कॉलम से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब A1 B1 A2 B2। एक्स है चर का मैट्रिक्स, यानी जो चर राशि होती हैं जैसे एक्स वाई जेड, उनका मैट्रिक्स। और बी भी एक मैट्रिक्स है, और बी क्या रहेगा? जो अचर राशि है C1 C2, यानी C1 और C2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं अचर का मैट्रिक्स। अचर का मैट्रिक्स का मतलब हुआ कांस्टेंट होते हैं, ये हो गया भाई। बस आपको इतना आना चाहिए, ए कैसे निकालोगे, एक्स क्या होगा, बी क्या होगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आगे मैं सिखाऊंगा क्या मेथड है। बस कुछ नहीं करना, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान आ जाएगा। अगर 3 हो तो सर क्या करें? लो भाई 3 है तो भी सीख लो क्या करें। इसमें ही कर देता हूं, देखो एक बार फटाफट सा। अगर 3 हो तो क्या आ जाएगा? C1Z इज इक्वल टू D1, C2Z इज इक्वल टू D2, और एक आ जाएगा A3X B3Y C3Z इज इक्वल टू D3। ठीक है, फिर से आपको 3 मैट्रिक्स निकालना है। पहला मैट्रिक्स ए बिल्कुल सिंपल सा है, इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या है? A1 B1 C1, यहां से A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। ठीक है, एक्स एक मैट्रिक्स होगा, चर राशि यानी एक्स वाई जेड, कॉलम के रूप में लिखना है एक्स वाई जेड। ये लो भाई, ये हो गया एक्स का मान। इसके अलावा रह गया बी क्या आ जाएगा? देखो बी एक कॉलम के रूप में, और ये तो वैसे भी होता भी कॉलम, इन जो अचर राशि है क्या है? D1 D2 D3, D1 D2। एक टॉपिक और रह गया है बस, कि भाई संगत और असंगत के लिए क्या है, वो मैं कल लिखवाऊंगा आपको कि संगत के लिए क्या कंडीशन है और असंगत के लिए क्या कंडीशन है। अगर आपको आव्यूह सिद्धांत से सोल्व करना है तो आपको 3 चीज निकालनी पड़ेंगी। ए मैट्रिक्स ए गुणांक, जो डेल्टा का मान होता है वही मैट्रिक्स ए का मान होता है। एक्स चर राशि जैसे एक्स वाई जेड, कॉलम के रूप में लिखना है, ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद बी अचर राशि जो बराबर के दूसरी साइड कांस्टेंट, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं होगा, D1 D2 D3। आपको ये 3 आना चाहिए, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो x बराबर होगा वो A इनवर्स इंटू बी, इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो x का मान आ जाएगा भाई। ये आपको चीजें आनी चाहिए भाई। तो आज हमारी सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, कल में एक टॉपिक और रह गया हल्का सा, कि संगत और असंगत के लिए कुछ लिखवाना है, वो मैं लिखवा दूंगा, और प्लस में कल एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। ये समझो कि 5वीं प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। उसमें 2 ही चीजें बची हमारे पास, रेखिक समीकरण, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और
सन रे के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।